मम्मी को अरुई के पत्ते का रिकवच बहुत पसंद था। कढ़ी और दाल भरी पूरी भी, उड़द की दाल भी बनानी चाहिए। बाजार से समोसा और भुनी मूंगफली भी मंगवा लेना। हाँ, मम्मी जी की पसंद की हर चीज खाने में होनी चाहिए। आखिरी भोजन होगा उनका। अपनी पसंद की चीजें खाकर उनकी आत्मा तृप्त होगी। मेरी दोनों नंदे और दोनों देवरानियां मम्मी जी की पसंद की चीजें बनाने में लगी हुई हैं। मुझे इस अभियान में शामिल नहीं किया जा रहा। मैं कुछ हाथ बटाना चाहती हूँ तो साफ मना कर दिया जा रहा है, जैसे मैं कोई अछूत हूँ और मेरे छूने से मृतक आत्मा को कष्ट होगा। 3 दिन पहले ही मम्मी जी का देहांत हुआ है। वे लंबे समय से बीमार थी। शुगर लास्ट स्टेज पर था और एक एक कर उनके अंग जवाब देने लगे थे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु के समय मैं उनके पास नहीं थी। साक्षात्कार देने इलाहाबाद गई हुई थी। मेरे पति भी साथ थे, जो इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं। मम्मी के देहावसान की खबर सुनते ही हम रिजर्वेशन कैंसिल कराकर निकल पड़े थे, पर घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और घर वालों ने दोपहर बाद ही उनका दाह संस्कार कर दिया था। उनके अंतिम दर्शन न कर सकने के कारण मन दुखी था। हमें आया देखकर सबने मुंह फेर लिया। पापा जी ने कहा, अपने घर जाओ, परसों पूजा है, तब आ जाना। पति मुझे लेकर घर आ गए। यहाँ ये बता दूं कि ससुराल में मुझे जगह नहीं दी गई थी, इसलिए हम किराए के मकान में रहते थे। दूसरे दिन सुबह ही हम वहां पहुंच गए, पर किसी ने मुझसे बात न की। मेरे पति जबरदस्ती भीतर जाकर भाई बहनों के बीच बैठ गए तो वहां से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं बाहर के बरामदे में चुपचाप अकेली बैठी हुई थी। बहन की तेज आवाज आई, तुम घर के सबसे बड़े बेटे थे, तुमने माँ की चिता में आंख तक नहीं लगाई। मम्मी को कितना कष्ट हुआ होगा, वो तुम्हें कितना प्यार करती थी। तुम औरत के पीछे पीछे चले गए। कोई जरूरी था जाना? उन्हें अकेले भेज दिया होता या फिर इंटरव्यू नहीं देती तो क्या बिगड़ जाता। मेरे पति सफाई दे रहे थे, पर वे अपराध बोध से भी भरे हुए थे। उन्हें भी मुझ पर ही गुस्सा आ रहा था कि मेरे कारण वे अंतिम बार अपनी माँ का मुंह नहीं देख पाए। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरा दोष क्या है। मम्मी लंबे समय से बीमार थी, कई बार अस्पताल से ठीक होकर घर आ चुकी थी। एक दिन की तो बात थी, रात की गाड़ी से हम गए थे, तीसरे दिन सुबह तक आ जाते। अब ये किसको पता था कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू है उसी सुबह मम्मी जी चली जाएंगी। मम्मी जी की सारी विधियां आर्य समाज विधि से हो रही थी। 13 दिन का बवाल किसी को नहीं पसंद था। 3 अन्य बेटे और उनकी बहुएं व 2 बेटियां और उनके पति सब आए थे और जल्द से जल्द वापस जाना चाहते थे। तीसरे दिन सुबह हवन था और साथ ही रात में मृतक भोज भी। मैं सुबह ही आ गई थी, पर मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। कोई मुझसे बात तक नहीं कर रहा था। मैं घर की बड़ी बहू थी, पर मुझे जैसे इस घर का माना ही नहीं जा रहा था। सभी मम्मी की पसंद की चीजें बना रही थी, पर कोई मुझसे कोई राय नहीं ले रहा था। उल्टा सीधा बस खाना बनाया जा रहा था। मैं मम्मी की पसंद को उन लोगों से ज्यादा जानती थी। उनकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाती जो रही उन्हें। ये लोग तो कभी रसोई घर में जाती ही नहीं थी। नौकरदाई के भरोसे जिनका खाना पकता हो वे क्या खाना बनाएंगे, पर नहीं, आज वे लगी हुई थी। मेरा मन भरा हुआ था। मैं सबके गले मिलकर रोना चाहती थी, पर किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। हाँ, वे मेरी निंदा में जरूर लगी हुई थी। बार बार मुझे बोली टिबोली मार रही थी कि मुझ में बड़ों के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं है, अपने फर्ज को नहीं समझती हूँ। तभी तो सास की बुरी हालत जानकर भी
इंटरव्यू देने चली गई। अब इनसे कौन पूछे कि मुझे तो इस घर से कब का निकाल दिया था। वो तो मैं थी कि सास को बीमार सुनकर बार बार देखने आ जाती थी। मुझे कैसे पता चलता कि वे इस बार ज़्यादा सीरियस हैं। कई बार तो सीरियस होकर ठीक हो गई थी। मैं प्राइवेट नौकरी कर घर चलाती हूँ। बेहतरी के लिए इंटरव्यू देने भी नहीं जाती। अपने घर में तो कोई रखेगा नहीं, मेरा खर्चा तो कोई उठाएगा नहीं। अपने पति की परवरिश भी तो मुझे ही करनी पड़ती है। वे तो बस नेतागिरी करते हैं, पर समय इन बातों को कहने का नहीं था और मैं कह भी नहीं सकती थी। पर उन लोगों की उपेक्षा और तानों पर गुस्सा आ रहा था मुझे। अधिकार कोई मिला नहीं, कर्तव्य सब गिना रहे हैं। आखिर इन लोगों को हक ही क्या है मुझे ये सब सुनाने का, इस तरह ताना कसने और उलाहना देने का। क्यों ये लोग इस अवसर पर भी अपनी छिछली मानसिकता दिखा रही हैं। ये वही ससुराल तो है जहाँ रिश्ते पैसों से तौले जाते रहे हैं और चूंकि हम आर्थिक रूप से सबसे कमजोर थे, घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था। हवेली नुमा ससुराल के होते हुए किराए के छोटे से घर में जीवन गुजार रहे थे। मेरे दो देवर उच्च पदों पर हैं, पर उनके विचार बहुत ही छोटे हैं। उन लोगों ने कभी मुझे भाभी कहकर भी सम्मान नहीं दिया। सभी अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में रहते हैं। दो नंदों में से एक शादीशुदा है, दूसरी की शादी तय हो चुकी है। वो इसी शहर के मेडिकल कॉलेज से एमएस कर रही है। इस घर में दोनों नंदों और देवरों की ही चलती है। आज मृतक भोज है, सभी काम में व्यस्त हैं। मैं बाहर का काम संभाले हुए हूँ। कोई मुझसे काम करने को कहता नहीं है। मुझे ही कोई काम दिखता है तो कर देती हूँ। घर के बाहर बहुत बड़ा टेंट लगा है जहाँ खिलाने पिलाने की व्यवस्था है। रिश्तेदार और मेहमान आ और जा रहे हैं। मैं सबको यथोचित जगह बैठा रही हूँ। सभी मुझसे मम्मी जी की बात कर रहे हैं, मैं भी उनके जवाब दे रही हूँ। जब भी घर के भीतर आती हूँ, चारों औरतों में कनबत्तियाँ शुरू हो जाती हैं। मुंह बनाकर वे आपस में बात करती हुई काम में जुट जाती हैं। मैं फिर बाहर आ जाती हूँ, जैसे मैं बाहर की ही हूँ और बाहर वालों के साथ मुझे भी चले ही जाना है। हाँ, जो बात मैं शुरू में कह रही थी वो तो पीछे ही छूट गई। आज मम्मी जी की पसंद की चीजें बन रही हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। शायद ये मृतात्मा के आशीष से मुझे वंचित रखने का उपक्रम है। मुझे मन ही मन इन पढ़े लिखों की सोच पर हंसी आ रही है। मरने के बाद भला कोई कुछ खाता है? जब वे जिंदा थी किसी ने उनकी इच्छा नहीं पूछी। सभी अपने आप में मस्त रहे। कभी कभार ही उनके पास आते और जब वे आते तो मम्मी जी ही अपनी बीमारी भूलकर उनके लिए किचन में खटा करती थी। छोटी बेटी ने तो उन्हें और भी परेशान किया। नाश्ता लेकर उसके पीछे पीछे घूमती। कई बार वे गिर भी जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कैसी बेटी है जो बीमार माँ को इस तरह सताती है। मम्मी जी को भी सिर्फ अपनी बेटियां और अफसर बेटों पर ही भरोसा था। हम दोनों तो किसी गिनती में ही ना थे। आज वे ही मम्मी जी की पसंद का खाना बना रही हैं, जिनसे मम्मी डरा करती थी। उनको मुझे इस आयोजन में शामिल करने से ऐतराज था। ऐतराज का असली कारण तो वे ही बता सकती हैं, पर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं मम्मी जी को जीते जी तृप्त कर चुकी हूँ। मेरे घर छोड़ने के 1-2 साल बाद जब वे बुरी तरह बीमार पड़ी तो मुझसे नहीं रहा गया। सारे अपमान भूलकर मैं उन्हें देखने आई तो फिर आने जाने का सिलसिला चल निकला।
जहाँ मैं रहती हूँ उस घर से इस घर का फासला लगभग 4 किलोमीटर है। दिन भर स्कूल में खटकर फिर पैदल चलकर मैं उनके पास आती थी। हमारे पास कोई सवारी नहीं थी और न कोई साधन ही जल्दी मिलता था। पहले दिन जब मैं यहाँ आई तो मम्मी जी को देखकर दंग रह गई। हमेशा अच्छी साड़ी और साज सज्जा के साथ चमकती रहने वाली मम्मी जी बिखरे बालों और गंदी मैक्सी में बिस्तर पर लेटी कराह रही थी। पापा जी ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। घर भी धूल धूसरित था, मानो कोई चमन वीरान पड़ा हो। मुझे बहुत दुख हुआ। 3 बहुओं और 2 बेटियों वाली माँ की ये क्या हालत है। मैंने उन्हें तेल लगाकर अच्छी तरह नहला दिया, फिर उनकी कंघी की। जब उनके मुंह पर क्रीम लगाकर बिंदी लगाई तो वे रो पड़ी। मैंने उनसे कहा कि अब मैं रोज आया करूंगी, आपको जो कुछ खाने का मन हो मुझे बता दीजिए। वे खुश हो गईं और पहले के दिन अरुई के पत्ते की रिकवच की फरमाइश की उन्होंने। दूसरे दिन स्कूल से लौटकर मैंने रिकवच बनाकर तैयार किया और ढेर सारा लेकर उनके पास आ गई। वे मेरे हाथ से लेकर खाने लगी। अभी 2-3 ही खाई होंगी कि पापा जी आ गए और उनसे बर्तन ले लिया। बाद में खाना, एक बार ही खा लोगी तो पेट खराब हो जाएगा। वे मन मार कर रह गईं। दूसरे दिन दाल भरी पूड़ी खीर बनाकर ले गई तो वे मुझे देखते ही रोने लगे कि तुम्हारे जाते ही सब आए और सारा रिकवच खा गए। वे छोटी बच्ची की तरह हो गई थी, जिसकी चीज कोई ले ले तो वो चीखने लगती हैं। मैंने उनकी खूब सेवा की, उनकी पसंद की चीजें बनाई खिलाई, तरह तरह से उनका मन बहलाया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई लोभ था, उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। हालांकि उनका व्यवहार तब भी मेरे प्रति साफ नहीं था। मैं जब तक उस घर में रहती वे सोती नहीं थी। जब मैं उनके किचन में काम कर रही होती तो वे बराबर इस बात पर नजर रखती कि मैं किसी दूसरे कमरे में ना जाऊं, कहीं कोई कीमती चीज उठाने ले जाऊं। मैं सब समझती थी पर मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता था। वे अपनी दूसरी बहुओं से बहुत डरती थी। बहुएं आती तो अपने नौकर को लेकर आती, एकाध दिन रुककर वापस चली जाती। वे कभी सास के पैर नहीं छूती थी। हाँ, घर को जरूरत की चीजों से जरूर भर देती और आज वे ही मम्मी जी की पसंद की चीजें बना रही हैं और मुझे उसमें शामिल नहीं कर रही हैं। मम्मी के मरने के बाद सभी की श्रद्धा उनके प्रति उमड़ पड़ी है। वे मुझसे बताए बिना कुछ रस्में कर रही हैं और मैं बाहर मेहमानों की देखभाल में लगी हूँ। थोड़ी देर में देखा सभी देवरानियां सोलह श्रृंगार किए हुए हैं, नई साड़ी, नई चूड़ियां, सिंदूर, महावर सब। इस अवसर पर इतना श्रृंगार मेरी समझ में नहीं आया। एक बूढ़ी रिश्तेदार ने बताया कि सास सुहागिन मरी है, इसलिए आज के दिन उनका आशीष लेकर बहुएं सुहाग की सारी चीजें धारण करती हैं। इस रस्म का फल ये होता है कि बहुएं भी सुहागिन मरती हैं। मैं भी तो बहू थी, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? ये पूछने का अधिकार उन्होंने मुझे नहीं दिया था और न मैंने अधिकार जताया ही। चुपचाप अपने सादे कपड़ों में मेहमानों को खाना खिलाती रही। रात के 11 बजे तक सारा पंडाल खाली हो गया। बाहरी सभी लोग जा चुके थे। घर के लोगों ने भी पंडाल में ही खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हम पति पत्नी बाहर की तरफ मुड़े तो किसी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। इशारा साफ था कि बस आप लोगों का काम खत्म, अब घर जाइए। भीतर कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। शायद मम्मी के वस्त्र आभूषणों का बंटवारा होने वाला था और उसमें मुझे शामिल नहीं करना था, पर मुझे उसका कोई लोभ भी नहीं था।
इस घर की किसी चीज पर मैं अपना अधिकार नहीं मानती थी। मैं तो सिर्फ मम्मी जी की बीमारी के कारण यहाँ आ रही थी। आज से वो भी खत्म। अब कहाँ मैं इस घर में आऊंगी। ये लोग भी बुलाने से रहे। इस बीच ही जब मैंने आना जाना शुरू किया, इन्हें अच्छा नहीं लगा था। इन लोगों को लगता था कि कहीं मम्मी जी सेवा के बदले मुझे कुछ उठा कर न दे दें, जबकि मम्मी खुद भी बहुत चालाक थी। वे सिर्फ मुझसे मीठी मीठी बातें ही करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मम्मी के गले की चैन, कानों के कुंडल तथा हाथों की सोने की चूड़ियां गायब है। जब मैंने इस बारे में पूछा तो वे खुद ही सफाई देने लगी। गुड़िया ने लॉकर में रखवा दिया है। वैसे भी इस बीमारी में जेवर क्या पहनना। मैं समझी कि ननद ने मेरी वजह से ये सब किया है। मम्मी जी की तबीयत जब ज़्यादा खराब रहने लगी तो नंदे अस्थायी रूप से उनके पास रहने लगी थी और मेरा आना जाना कम हो गया था। इसी कारण मम्मी जी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात मुझे पता नहीं चली। किसी ने फ़ोन करके बताया भी नहीं और मैं इंटरव्यू देने चली गई, जिसे मेरा अपराध मान लिया गया। अब तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया। मैंने पति से कहा घर चलें, पर इतनी रात को तो क्या बेहया की तरह दरवाज़ा खुलवाएं। मैंने कहा वॉक करते हुए चलते हैं, वैसे भी गर्मी के दिन है। कुत्ते भूख रहे थे और दिन भर के हारे थके हम अपनी रामबड़ैया लौट रहे थे। मैं सोच रही थी कैसा है मेरा ससुराल, जहाँ सब कुछ होते हुए भी प्रेम, हमदर्दी, लगाव जैसी कोई चीज नहीं, जहाँ बड़ों का नहीं धन का सम्मान किया जाता है। कितना ढोंग, कितना दिखावा और बनावटीपन है यहाँ। इतना धन होते हुए भी कितनी धन लिप्सा है इन लोगों में। ये घर मेरा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।